Good morning, my dear student. Today our topic is Indian Council Act 1861. So let's start our topic. As we discussed in our previous class about the development of our Indian Constitution. So this is the second largest important act for the development of our Constitution of India. As we discussed, Governor General was responsible for the absolute administration legislation in India, who is accountable for the Secretary of State, and Secretary of State was a cabinet minister in UK cabinet. They are governing through their agent in India, top level Governor General and his executive council, and state level governor and lieutenant governor and their executive council. So today we are discussing Indian Council Act 1861. What is the difference between Government of India Act 1858 and Indian Council Act 1861? The scenario at that time, whenever Government of India Act 1858 regulate by the British Parliament, this is very critical situation in a Indian scenario, and Britishers are thinking about the administration through all over India. And 1861, few public representation. This is an illusion. You can say this is an illusion only, nothing else. Because no any direct participation or indirect participation had been प्रोवाइडेड, बट जिसको आप बोलते हैं चुटकी भर, बहुत मात्र, बहुत कम, उसमें ऐसा किया गया. क्या किया गया? अब देखिए, जो गवर्नर जनरल जो क्या था, इंडिया के टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था. एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर था इंडिया में. कौन? गवर्नर जनरल. और यह गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी. क्या होती? इसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी. तो गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन मेंबर होते थे? जो इंडिया के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, इंडिया के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो टॉप लेवल के कौन थे? ऑफिसर थे. जो इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उसमें टॉप लेवल के जो ऑफिसर थे वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे. अब क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोविजन किया जाता है 1861 में कि जब जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जब लेजिस्लेशन का काम करेगी, किसका काम करेगी? लेजिस्लेशन का. यानी जब एक कानून बनाएगी तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पे कुछ मेंबर, कुछ प्राइवेट, कुछ जो है प्राइवेट मेंबर कुछ प्राइवेट मेंबर इसमें क्या किए जाएंगे? नाम निर्देशित किए जाएंगे. यानी अपॉइंटमेंट करने का राइट इनके पास फिर भी नहीं होगा, केवल नाम निर्देशित किए जाएंगे. और कौन इसमें शामिल किया जाएगा, नहीं शामिल किया जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा. तो यह एक तरह से बहुत जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है,
जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये बहुत चुटकी भर समावेश था, बहुत कम था, लेकिन शुरुआत हुई। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें प्राइवेट मेंबर तब ऐड किए जाएंगे। कब? जब वो काम क्या करेगी? लेजिस्लेशन का काम करेगी, यानी कानून बनाएगी। क्योंकि कानून बनाने का काम किसका है? हु इज द अकाउंटेबल फॉर मेकिंग लॉज? लेजिस्लेचर। दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द कॉमन हाउस House of Commons and House of Representatives. This system already had been executed by the British Parliament, and British Parliament are responsible for making laws for whole country. So legislation is the important part because कोई जो लेजिस्लेशन है, कोई लॉ है, वो कहाँ पास किया जाएगा? लेजिस्लेशन में ही होगा। यानी जो लेजिस्लेचर है वही लेजिस्लेशन पास करेगी। उसके बाद क्या होता है? ये जो इसका जो मेन फीचर है, जो मेन फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसमें क्या था कि जो प्री कंसेंट, अब क्या था कि जो कोई प्रपोजल है, कोई बिल है, इस तरीके का कोई ऐसा है, आइटम है, तो क्या होता था कि उसके लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये किसकी सहायता के लिए थी? गवर्नर जनरल के लिए। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्लस गवर्नर जनरल, ये दोनों मिल करके कहाँ का कार्य करते थे? इंडिया, पूरे इंडिया का शासन करते थे। इंडिया पर जो सारे राइट उनके पास थे, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, और चाहे रेवेन्यू का हो, ठीक है, और चाहे रिपोर्ट की बातें हो, यानी ये सारे कार्य का एब्सोल्यूट जो कंट्रोल था वो किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। और ये जो गवर्नर जनरल है यह किसके प्रति अकाउंटेबल था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्या था? एक कैबिनेट मिनिस्टर था। कहाँ पर? जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट, ब्रिटिश की सरकार थी वहां पर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास एक इंडियन काउंसिल नाम की एक काउंसिल होती थी। उसके पास क्या था? इंडियन काउंसिल। इसमें भी 15 लोग होते थे। इसमें कितने होते? 15। यहाँ भी कितने लोग होते थे? 15। यहाँ 15 होते थे, लेकिन कौन होता था? जो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी थी उसमें टॉप ऑफिसर जो होते थे वो इसके मेंबर होते थे। लेकिन यहाँ क्या था? इंडियन काउंसिल में इसमें 15 मेंबर कौन होते थे? इसमें कुछ लोग जो ब्रिटिश का एम्परर था, यानी वहां का जो किंग था, वह कुछ लोगों को डायरेक्ट इसमें अपॉइंट करता था। और प्लस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो डायरेक्टर्स थे उसके रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उसके रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते थे। यानी ये दोनों मिल करके 15 लोग इंडियन काउंसिल में होते थे। इनकी सिटिंग कहाँ थी? ये ब्रिटेन में थे, यहाँ बैठते ही नहीं थे। यहाँ पे कौन टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था? गवर्नर जनरल। यह सिस्टम कब से लागू हुआ? 1858 नवंबर, यानी नवंबर 1858 से यह सिस्टम इंडिया में लागू हुआ। तो अभी बात कर रहे थे कि जो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव
काउंसिल थी उसके बीच में रिलेशन। तो क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने बताया कि सारे जो राइट थे उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन करने के, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और रिपोर्ट सब कुछ करने का एब्सोल्यूट पावर था किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। उसके बाद अगर कोई बिल है, कोई प्रपोजल्स है, तो प्री कंसेंट, ये क्या होता था? प्री कंसेंट लेना होता था किसका? गवर्नर जनरल का, फिर इसको लाया जा सकता था। और यहां पर उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिर क्या होता है, इसका क्या मेन फीचर था कि जो बिल है जो पास हुआ, बिल मान लो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास कर दिया, तो उसको जो है, जो गवर्नर जनरल है वह ब्रिटिश में जो बैठा हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है क्या, इसकी अनुमति और इसी कंसेंट के लिए इस बिल को क्या कर सकता था, यानी रिजर्व रख सकता था, और या तो वीटो प्रयोग कर सकता था। या तो रिजर्व कर ले अपने पास, और कब इसके पास भेजेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं, और या तो क्या कर दे, उस पर वीटो कर दे। यानी गवर्नर जनरल को इस पर वीटो करने का भी पावर था जो इसने पास किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, और अपने पास रिजर्व भी रख सकता था वो, किसका विचार लेने के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। तो इसके पास एक तरह से क्या थी, एब्सोल्यूटिज्म था। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गवर्नर जनरल को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, हमें इस पर डिस्कशन ही नहीं करना, तो बिना इसके वो ऑर्डिनेंस, अध्यादेश निकाल सकता था किसी भी विषयों पर, जो भी भारत के जितने भी विषय हैं उस पर ऑर्डिनेंस। और इस ऑर्डिनेंस का वही इफेक्ट होता है जो कि किसका होता, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिल करके जो पास होता, वही प्रभाव, वही इफेक्ट ऑर्डिनेंस का भी होता। इसी ऑर्डिनेंस का महत्व आज हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये जो ऑर्डिनेंस था सेम उसी कैटेगरी में, वैसे ही हमारे संविधान में जो आर्टिकल 123 है उसमें यह है कि जब पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो तो सरकार, जो कैबिनेट है, वह राष्ट्रपति के परामर्श से क्या करेगी, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है। तो इसका वही प्रभाव होता है जो प्रभाव पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस है उससे पास करने वाले बिल का होता है, जैसे पास किया जाता है। लेकिन इसका भी है कि जैसे ही जो है सेशन आएगा, पार्लियामेंट सेशन में आएगी, उस आने के 6 महीने के अंदर इसको जो पार्लियामेंट के हाउस है उसके द्वारा इसको क्या मिलना चाहिए, कंसेंट मिलना चाहिए इस ऑर्डिनेंस को। ये पावर किसको हो गया, प्रेसिडेंट को। ये पावर किसको है, प्रेसिडेंट को, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद सेम यही राइट आर्टिकल 213 में है, किसके पास, गवर्नर। यानी जो हमारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के जो गवर्नर है उनके पास भी यह राइट होता है कि जब वहां के हाउस का सेशन न चल रहा हो तो अत्यावश्यक विषयों पर ऑर्डिनेंस, इसके साथ क्या, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और इसका भी वही प्रभाव होगा जो विधानसभा के नियम जो पारित किए जाते हैं कानून का, उसका जो प्रभाव होता है। तो ये गवर्नर जनरल के पास ये राइट था। आगे क्या होता है, फिर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां क्या था, वहां पर गवर्नर थे और कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था थी, यानी यहाँ गवर्नर थे तो वहां पर फिर क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर,
वहां भी क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। लेकिन इसमें क्या था, अगर इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुछ पास करना चाहती है, कोई बिल, कोई कानून बनाना चाहती है, चर्चा करना चाहती है, तो एक कुछ ना तो चर्चा कर सकती है, ना तो प्रपोजल ला सकती है, कुछ नहीं कर सकती। कब तक? जब तक कि गवर्नर जनरल से प्री कॉन्सेंट ना हो। यानी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो कॉन्सेंट क्या था, यानी गवर्नर जनरल कॉन्सेंट देता था, लाया जाता था। यहाँ क्या था, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया सकता। यहाँ जब तक गवर्नर जनरल, यानी इस यहाँ जो स्टेट का गवर्नर, उससे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नर जनरल की सैंक्शन से ही, कंसेंट से ही इसको लाया जा सकता था। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इसमें थोड़ा सा एक चुटकी भर, बहुत मात्र, बहुत हल्का एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की बात दिखी कि जो बाद में प्राइवेट मेंबर जो है बनाए जाएंगे, प्राइवेट मेंबर इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किए जाएंगे। लेकिन कब होगा? जब वो काम लेजिस्लेशन का काम करेगी, यानी जब एज ए लेजिस्लेचर काम करेगी, लेजिस्लेशन बनेगा, तब ऐसा होगा। तो ऐसे ही हमारा जो भारतीय संविधान है, उसके जैसे अभी मैंने बताया कि ऑर्डिनेंस था, उसमें आर्टिकल में व्यवस्था की गई। तो ऐसे जितने भी 1858 के बाद जितने भी ऑर्डिनेंस आते हैं, जितने भी एक्ट बनते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कौन पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया इसको। फिर कौन पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो रहा है, क्योंकि यहाँ का शासन 1858 के बाद, 1858 के बाद जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कंप्लीटली किसके हाथ में आ गया? जो वहाँ की राजा है, राजा जो वहाँ के राजा रानी है, यानी वहाँ का जो शासक है, उसके हाथ में आ गया। और जो वहाँ का राजा है, वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसके माध्यम से शासन चलाता था। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसे 1858 है, उसके कई क्लास शामिल किए गए हैं उसमें। ऐसे ही इंडियन काउंसिल एक्ट का, जैसे मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया कि जो है ये शामिल किया गया है। इसी कारण हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है कि जो एक्ट आए, जो लॉज बने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उससे क्या क्या चीजें हमने अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स कंक्लूड एंड वी विल मीट सून।